सभी लोगों का एससीआई कृषि संस्थान चैनल पर सभी लोगों का स्वागत है। तो देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएटी 2023 में केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। केमिस्ट्री जो आपके कंटेंट रहता है 25 क्वेश्चंस का, तो उसको आज हम सॉल्यूशन देने वाले हैं आप लोग। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं पीएटी 2023 में केमिस्ट्री का कितना कितना कंटेंट कहां से पूछा गया था। ठीक है ना, वो सबसे पहले जानना जरूरी है। सॉल्यूशन तो हम कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले एक बात बता दें, टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में। 25 का स्लॉट रहता है लेकिन केमिस्ट्री का, लेकिन इस बार 20 क्वेश्चंस ही पूछे गए थे। ठीक है ना, और 20 क्वेश्चंस में से और कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चंस कवर किए गए हैं तो सबसे पहले बता देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पीएटी 2023 केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि केमिस्ट्री में जो पेपर 20 क्वेश्चंस आए हुए हैं, सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में से टोटल 8 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में से पूछे गए हैं। फिर उसके बाद बता रहे जीओसी। जीओसी को उन्होंने टारगेट किया है और जीओसी में से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जीओसी के भी हैं। ठीक है ना, उसमें जनरल जीओसी भी बोल सकते हैं, थोड़ा एडवांस जीओसी है, तो 2 से 3 क्वेश्चन इसके हैं। ठीक है, और फिर अपने बेसिक केमिस्ट्री की बात करें तो बेसिक केमिस्ट्री होती है जिसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चंस बेसिक केमिस्ट्री के पूछे गए हैं, जिसमें से ऑड वन आउट, कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, इस बारे में बेसिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस। फिर उसके बाद हम बात करें, एल्कोहल चैप्टर था, एल्कोहल, फर्मेंटेशन और यूरिया। एल्कोहल, फर्मेंटेशन और यूरिया, किंडवन, एल्कोहल और यूरिया में से 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से पूछे गए। ठीक है ना, 3 से 4 क्वेश्चन है, लगभग 4 ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अभी हम देख भी लेंगे। अब उसके बाद बायोकेमिस्ट्री की बात करें, बायोमोलिक्यूल की बात करें, जिसको हम बोलते हैं जैव रसायन, इसमें से 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए। तो टोटल कितने हो गए, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17 और 3 20। तो 20 क्वेश्चन आपके कवर किए गए हैं केवल इन्हीं 5 टॉपिक में से, और कहीं से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है ना, तो ये 5 टॉपिक में से इस बार 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए पीएटी में टोटल केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर में से केवल 5 टॉपिक को, ये 5 चैप्टर को ही फोकस किया गया। ठीक है ना, तो ये तो हर साल की कहानी है, लेकिन 2022 का पेपर है, पहले उसमें हर एक 10 चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन 2021 का 2023 का पेपर देखें तो उन्होंने कुछ ही चैप्टर को उन्होंने अहमियत दी है, उन्हीं चैप्टरों में से क्वेश्चंस पूछे गए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए देखिए स्टार्ट करें, और मैं आपको बता दूं ये जो पेपर इस बार का है ना बहुत ज्यादा कठिन है, ना बहुत ज्यादा इजी लेवल है, मॉडरेट लेवल का मान के चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े इजी लेवल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन्होंने कुछ बहुत ज्यादा इजी हैं और कुछ उन्होंने सीयूटी लेवल के कुछ 1-2 क्वेश्चंस उन्होंने डाल दिए हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मॉडरेट लेवल मान के चलेंगे आज 2023 का पेपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो द फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट एटम, आयंस एक्सेट्रा together in different chemical species known as chemical bonds are in nature। ठीक है ना, वह बल जो विभिन्न रासायनिक वर्णों में विभिन्न घटकों, परमाणुओं, आयनों आदि को एक साथ रखता है, जिन्हें रासायनिक बंध के रूप में माना जाता है, तो वो प्रकृति में कैसे होती है। देखो जब रासायनिक बंध जब बनता है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो हमेशा उनके अंदर एक आकर्षण बल होता है। ये सबसे पहली डेफिनेशन होती है केमिकल बॉन्ड की, कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू एटम्स दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। क्लियर है, तो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन 2 तत्वों के आकर्षण बल से होता है। क्लियर है, तो इसमें जो आंसर बनने वाला है, आंसर है डी ढैली। याद रखें, डी ढैली होता है, याद रखिए। ठीक है, ये इसका आंसर था। चलिए तो ध्यान रखें, सिंपल हमने NaCl लिया, तो NaCl नमक होता है, तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो केमिकल बॉन्ड बना हुआ है, तो इनके और इनके आपस में क्या है, आकर्षण बल से ही ये बंध बना हुआ है। इसमें ये प्रतिकर्षण बल या फिर इसके अंदर कोई रिपल्सन फोर्स लगता कि ये बॉन्ड बन पाता, नहीं बन पाता, तो यहाँ पे एक आकर्षण बल लगा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। यस, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है HCl2 बॉन्ड फॉर्म। देखो HCl2 नहीं है, ये HCl है। ठीक है ना, HCl बॉन्ड
फॉर्म्ड इज, और यहां पर आप याद रखें C2HCl है, ठीक है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है और थोड़ा सा हिंदी में लिखा है HCl, मैं थोड़ा सा एक बार करेक्ट कर दूं, HCl में बनने वाला बंध कौन सा होगा, बनने वाला बंध होता है, और यहां पे हम बात कर रहे हैं C2HCl में कार्बन परमाणुओं के बीच बनने वाला बंध कौन सा होगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं, देखिए HCl की बात करें तो आप लोगों को सबसे पहले ये बताया गया है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भले ही ये एस ब्लॉक में, आप लोगों को ये पढ़ाया गया है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो आयनिक बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बंध बनते हैं, आयोनाइजेशन, इसके अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड, एक ही बात होती है। लेकिन हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो एस ब्लॉक में आने के बाद भी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, वो सह संयोजक बंध बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक्चुअल में गैस होती है और गैस कभी भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, याद रखना। एस ब्लॉक वाले मैंने आप लोगों को बताया है, हाइड्रोजन ये एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये सब आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये सब के सब सॉलिड होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन सॉलिड नहीं होता। और जितने भी आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं, वो सभी के सभी ठोस होते हैं। क्या हाइड्रोजन क्लोराइड ठोस हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो सह संयोजक बंध बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ओके, चलो भाई, इनके बीच में एकल सह संयोजक बंध बनेगा, ओके, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, सिंगल कोवलेंट, ए भी आंसर है और डी में भी है। अब नेक्स्ट देखते हैं C2HCl। भाई C2HCl की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब बताइए, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बन चुका है, 3 बॉन्ड और बनेंगे। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना चुका है, एक और बॉन्ड बना है। अब आप खुद बताएं, कार्बन कार्बन के बीच में कितने कोवलेंट बॉन्ड बनने हैं? 3 कोवलेंट बॉन्ड बनने हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, त्रिसह संयोजक बंध बनना है। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? भाई डी भी गलत हो गया, इलेक्ट्रोवैलेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, डबल कोवलेंट बॉन्ड बिल्कुल गलत है, डबल तो है नहीं है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। तो भाई ये क्वेश्चन ही गलत है, इसके ऑप्शन ही गलत पूछे गए हैं, तो ये ऑब्जेक्शन में डालने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको ऑब्जेक्शन में डालने वाला क्वेश्चन है, इसमें ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, जिससे आप लोगों को बोनस मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोनस के लिए ये क्वेश्चन क्या हुआ। चलिए भाई, इसमें सभी लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे, बोनस ऑलरेडी इसमें लग चुका है, सभी लोगों का इंक्रीमेंट 1 नंबर का होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, आप पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल प्रॉपर्टी, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण नहीं है, बताइए, बताइए भाई, इसमें से कौन सा भौतिक गुण नहीं है। तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ध्यान रखें, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है दिखती है, फिजिकल नेचर, फिजिकल प्रॉपर्टी, जो आप जो चीजों को देख पा रहे हैं वो सब फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल कंपोजिशन की बात हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण में देखने वाली चीजों की बात है। तो याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक, ये दोनों ही आपके क्या होते हैं, भौतिक गुण में आते हैं, लेकिन क्रियाशीलता बिल्कुल नहीं आती। सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक, क्वथनांक और विलेयता, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं, लेकिन क्रियाशीलता नहीं आती। क्रियाशीलता हमेशा अंदर केमिकल कंपोजिशन की वजह से होती है, वो केमिकल नेचर में आई, ठीक है ना, वो केमिकल प्रॉपर्टीज में आ सकती है क्रियाशीलता, याद रखना। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी इज डिपेंड ऑन द एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड, किसी भी यौगिक के परमाणुओं से हमें पता चलेगा कि उसकी क्रियाशीलता कितनी हो सकती है, लेकिन परमाणुओं का अध्ययन हम केवल और केवल रासायनिक गुणों में करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत करेंगे, ना कि फिजिकल प्रॉपर्टी, ना कोई भौतिक गुण में। क्लियर है? तो याद रखना, इसका जो आंसर आएगा वो प्रतिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कौन सा भौतिक गुण नहीं है? रिएक्टिविटी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग
आर नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो कौन सा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब आयनिक यौगिक का हिस्सा नहीं है, आयनिक यौगिक कौन सा नहीं बना सकता है, ये कहने का मतलब है। तो कंपाउंड विद वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत अधिक गलनांक वाले यौगिक। तो भाई आपको पता है हमेशा आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड हमेशा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड नेचर में पाए जाते हैं, और ठोस का गलनांक और क्वथनांक हमेशा ही ज्यादा होता है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, आपको हिस्सा नहीं है पूछ रहे हैं। बॉन्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड का आयनिक बॉन्ड बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट चाहिए होते हैं। पर आपको पता है कार्बन ना तो, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4, ना कार्बन एस ब्लॉक में आता है, लेकिन दोनों ही पी ब्लॉक वाले हैं। ये आयनिक यौगिक नहीं बनाएंगे, ये सहसंयोजक यौगिक कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे, याद रखें, ठीक है। तो ये आपका हिस्सा नहीं हो सकता, तो आंसर है बी, बॉम्बे। एनायन, धनायन और ऋणायन हमेशा आयनिक यौगिक में ही बनते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आयन हमेशा आयनिक कंपाउंड में बात करेंगे और किसी में बात नहीं करते। तो आंसर, करेक्ट आंसर है बी, बॉम्बे। बिल्कुल, ये क्वेश्चंस बुकलेट आपने जो नोट्स पढ़ाए जाते हैं आपको, पूरे में आपको 20 के 20 में से कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल नोट्स में से पूछे गए हैं। जो आपको क्लास में नोट्स पढ़ाए जाते हैं उसमें से बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको अंडरलाइन करके मैं बता सकता हूँ कि ये यहीं से पूछे गए, ठीक है ना। तो पूरा के पूरे 20 के में से 18 से 19 क्वेश्चन जो लाइन टू लाइन जो क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं वहां से डायरेक्टली पूछे गए, ठीक है ना, याद रखो। अब जो सोचिए आप लोग, अभी हम केमिकल बॉन्ड में केवल आयनिक बॉन्डों के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हमने कुछ कठिन पूछा ही नहीं है पीएटी वालों ने अभी तक। सब पीएटी वाले केवल और केवल बेसिक चीजों को टारगेट कर रहे हैं। तो बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, वही क्वेश्चंस पूछे गए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। टू एलिमेंट्स ए एंड बी हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 221 27। देखो भाई, आप लोग ध्यान रखो, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया पहली बात तो। क्या कॉन्फ़िगरेशन 21 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। कॉन्फ़िगरेशन हमेशा 2 8 8 18 18 32 ऐसा होता है, ठीक है ना। तो यहां पे अपन ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 21 और 27 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसको 21 को इनको ऐसे लिखना था 2,1 और बी 2,7, ये होता है कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ साफ साफ ये गलत दिया हुआ है। आप लोग इसको 21 और 27 इसको आप समझ रहे होंगे परमाणु क्रमांक है। भाई परमाणु क्रमांक नहीं है, ये विन्यास है। 2 8 8 18 18 32 जो बोरवरी का नियम होता है, ठीक है ना। तो आप लोग खुद बताइए, 2,1 है तो 2,1 में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? लिथियम का होता है। ओके, चलो 2,7 है और 2,7 7 और 2 9 है, और 9 होता है क्लोरीन। याद रखो 9 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? क्लोरीन होते हैं। भाई लिथियम ऐसा होता है और फ्लोरीन पी ब्लॉक होता है। अब आप खुद बता सकते हैं एस और पी ब्लॉक के बीच में कौन सा कंपाउंड, कौन सा आयनिक यौगिक बनेगा? बताइए कौन सा बनेगा? कोवलेंट बिल्कुल नहीं बन सकता, कोऑर्डिनेट बिल्कुल नहीं बन सकता, विद्युत संयोजी आयनिक बंध बनता है। क्लियर है? तो आंसर है C4, चेन्नई। क्लियर है? चेन्नई करेक्ट आंसर है। पर लेकिन इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगना चाहिए, ठीक है ना, याद रखिए। ओके, वेरी गुड। सर ब्लर हो रहा है। बड़ा क्लियर है आप लोगों के लिए? समझ आ रहा है आप लोगों को? अब बिल्कुल क्लियर है? ओके, चलिए भाई आगे आप क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड टेक प्लेस व्हेन अ एटम ट्रांसफर वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स टू अ एटम। आयनिक बंध का निर्माण तब होता है जब क्या होगा? परमाणु। कौन से परमाणु? तो आप लोग अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया गया है कि आयनिक बंध बनते हैं, आयनिक कंपाउंड जो बनते हैं, आयनिक कंपाउंड, आयनिक बंध। अब देखिए आयनिक बंध के लिए हमेशा याद रखें
एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। अब एस ब्लॉक में हमेशा क्या होती है, धातु होती है, मेटल्स होते हैं, क्लियर है। और पी ब्लॉक में हमेशा अधातु होती हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स बोलते हैं, नॉन मेटल, क्लियर है। तो आप समझ गए होंगे कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो एक हो गया एस ब्लॉक मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा डी दिल्ली। तो डी दिल्ली इसका परफेक्ट सही आंसर होना चाहिए, ठीक है, मेटल नॉन मेटल, क्लियर है, ओके, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, विच टाइप ऑफ सॉल्वेंट आर कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग आयनिक सॉल्यूट, ठीक है ना। कहने का मतलब किस प्रकार की विलायक आयनिक ठोसों को घुलने में सक्षम होते हैं। अब भाई आयनिक ठोस का मतलब नमक मान के चलो, नमक को अगर घुलना है तो पानी में ही घुलता है, तो पानी किस तरीके का होना चाहिए। आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप एग्जाम्पल ले लिया करो, और बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है आयनिक यौगिक के। तो नमक ले लिया, नमक को अगर घुलना है तो आप कैसे घुल पाएंगे, तो नमक को घोलने के लिए पानी। अब पानी कैसा होता है, ध्रुवी होता है, ध्रुवी का मतलब जिसमें आयंस होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, सिंपल सी बात है। हमने ये लिया और यहाँ पे हम नमक डाल रहे हैं, NaCl, ठीक है, वही आयनिक ठोस होता है, पानी भरा हुआ है, पानी में क्या होते हैं, H2O होते हैं, और H2O में हमेशा H आयन और OH आयन होते हैं। भाई H आयन और OH आयन ये जो है ये ध्रुवी होते हैं, या हम इसको ध्रुवी विलायक मान सकते हैं, हम इसको मान सकते हैं पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट मान सकते हैं, क्योंकि ध्रुवी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और जहां पे भी ध्रुवी विलायक होता है उसमें आसानी से आयनिक यौगिक आसानी से घुल जाते हैं, क्लियर है। चलो पहला तो बिल्कुल सही है, पोलर सॉल्वेंट होगा, ध्रुवी विलायक होगा, चलो ठीक है मान लिया। नॉन पोलर सॉल्वेंट बिल्कुल नहीं हो सकता, सॉल्वेंट विद लो डाइलेक्ट्रिक, अब देखो हाई डाइलेक्ट्रिक और लो डाइलेक्ट्रिक, उच्च परावैद्युतांक स्थिरांक और निम्न परावैद्युतांक स्थिरांक, इसका मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है, परावैद्युतांक स्थिरांक का मतलब ये है कि जिसमें ऐसे अपन ऐसे लवण की बात कर रहे हैं, ऐसे आयनिक यौगिक जो आसानी से किसी विलायक में पूरी तरह से घुल जाते हैं, तो विलायक की प्रवृत्ति होती है, और विलायक की प्रवृत्ति हमेशा परावैद्युतांक स्थिरांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से जान सकते हैं, याद रखना। तो पानी है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक स्थिरांक सबसे ज्यादा होता है, वो 80 होता है, क्लियर है। जितना ज्यादा परावैद्युतांक स्थिरांक, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उतना अच्छा वो विलायक माना जाता है, उसमें हर चीज घुलने की कोशिश होती है, क्लियर है। अगर आप आयनिक ठोस को घुलना चाहते हैं, घुलना चाहते हैं, तो परावैद्युतांक स्थिरांक ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, सीरियसली सिंपल बात है, ज्यादा ही होना चाहिए, तभी वो चीज आसानी से घुल पाएगी। तो याद रखना इसका जो आंसर होगा, सॉल्वेंट विद हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उच्च परावैद्युतांक स्थिरांक। तो आंसर ए और बी दोनों है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा ए, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए भाई, हाँ, फाइंड ऑड वन आउट। भाई इसमें से विषम बताना है, विषम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाइट्रोजन NaCl, या कार्बन डाइऑक्साइड। भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है, जो कि लिक्विड नेचर का होता है, द्रव होता है, द्रव होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक गैस होती है, तो गैस होता है, याद रखें ये गैस है। NaCl, NaCl हमेशा ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2 भी गैस होती है, ठीक है ना, तो ये गैस है। अब बताइए दो गैस है, एक ठोस है, लिक्विड है, जो तो विषम हो नहीं सकता प्रकृति के हिसाब से। पर आप एक चीज देखिए, CCl4 कंपाउंड है, यौगिक, कंपाउंड है, यौगिक है। NaCl भी आयनिक यौगिक है, कंपाउंड है। CO2 भी एक कंपाउंड है, यौगिक है। लेकिन नाइट्रोजन क्या है, एक तत्व है, एलिमेंट है, तत्व है। अब बताइए, अब इन चारों में से ऑड वन आउट अगर छांटे तो कौन सा ऑड वन आउट है, तीन एक जैसे हैं लेकिन एक अलग है, कौन सा है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर है, याद रखें। इसका जो आंसर दिया है PAT वालों ने वो NaCl दिया है, जो कि गलत है, याद रखना।
इस पे ऑब्जेक्शन होना चाहिए और इस पे ऑब्जेक्शन लग चुका है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी बॉम्बे नाइट्रोजन। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है क्लियरली। ठीक है, तो आंसर है इसका बी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। मस्कुलर वीकनेस इज एसोसिएटेड विद द डिफिशियंसी ऑफ, ठीक है, पेशी दुर्बलता किस कमी से संबंधित है? देखो एक बात ध्यान रखना, विटामिन डी हमेशा हमारी विटामिन डी की कमी से जो मसल्स होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं, चलने फिरने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसकी विटामिन डी की कमी से रिकेट संबंधित बीमारियां हो सकती हैं और रिकेट्स में हड्डियां और मांसपेशियां दोनों की इन्वॉल्व किया गया है। तो पेशी दुर्बलता मस्कुलर वीकनेस हमेशा विटामिन डी की वजह से आती है। ठीक है ना, विटामिन ए की कमी से आंखों से संबंधित बीमारी होती है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं। विटामिन ई की कमी से याद करो बांझपन, जो स्टेरिलिटी, नपुंसकता, हम उसकी बात करते हैं विटामिन ई की कमी से। ठीक है ना, और चेहरे पे निखार कम आना वो विटामिन ई की कमी से हो सकता है। विटामिन के से जो ब्लीडिंग होती है लगातार होती रहती है, क्योंकि ब्लीडिंग में अगर एक बार हाथ कट जाए तो उसमें क्या होती है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, विटामिन के की कमी से खून पतला हो जाता है। एक बार कट लग जाए तो खून बहता रहता है, उसमें ब्लीडिंग लगातार होती रहती है, क्योंकि वो विटामिन के की कमी से होती है। याद है? तो ठीक है, पेशी दुर्बलता की बात करें, मस्कुलर वीकनेस की बात करें, तो वो आंसर कौन सा होगा? ए फॉर आगरा, विटामिन डी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन द पायरॉन। देखो पायरॉन में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो देखो पायरॉन का स्ट्रक्चर ये होता है, और ये आपको क्लास के अंदर नोट्स में जीओसी के अंदर कराया हुआ है। जीओसी के अंदर ये मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये स्ट्रक्चर बनवाना सिखाया भी था कि ये होता है पायरॉन, और पायरॉन में एक ही ऑक्सीजन परमाणु है। क्लियर है? कितना ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये एक ऑक्सीजन है, तो आंसर आपका हो जाएगा 1C आंसर, पायरॉन का। ये पायरॉन है। ठीक है, चलो याद रखना इसको, पायरॉन एक ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, वे बच्चा बच्चा जानता है, जैसे 11th में पहुंच जाए, 10th में पहुंच जाए, तो इसका आंसर तो भी पहले ही दिखाई देता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए भाई, इसका पहला आंसर है C2H5OH। ठीक है, CH3OH, C2H6OH और CH3OH, ये इसके ऑप्शन दिए। तो आप जानते हैं इथाइल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? C2H5 और एल्कोहल होता है OH। तो इथाइल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, आंसर इज ए। ठीक है ना, तो C2H5OH इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। यस, ये क्वेश्चन जो है ये सीयूईटी का फेवरेट क्वेश्चन भी था, पिछले पिछले साल का भी और इस साल का भी। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा भी गया है यूरिया का, और ये सिंपल कार्बोक्सिलेज यूरिया से पूछा गया क्वेश्चन। अब यूरिया का इन्होंने ये बोला है कि भाई यूरिया को जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है ना, लिखा हुआ है, देखो पढ़िए, विच अनस्टेबल कंपाउंड इज फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया यूजिंग यूरिएज। यूरिएज एंजाइम को लेकर यूरिया का क्या बनेगा? और इसको जल निकलेगा, ये पूछ रहा है उसके बाद। तो भैया आपको बता दें, चलो मैं आपको रिएक्शन करना बताता हूं। देखिए यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ठीक है भाई, NH2CONH2 होता है। हम इसका जल अपघटन करेंगे। देखो जैसे ही हम जल अपघटन करेंगे, ठीक है ना, यूरिएज एंजाइम में, तो क्या होगा, यहां पे ये बॉन्ड यहां से टूटना स्टार्ट होगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ चिपक जाएगा तो NH3 बन जाएगा। ओके, और बचेगा OH, तो यहां चिपकेगा, तो यहां पे बन जाएगा HOC डबल बॉन्ड O और NH2 बन जाएगा। ठीक है ना, ये बन जाएगा। तब H2O है, तो H2O में तो भाई एक H होता है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा,
और OH इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन गया एक अमोनिया बन गया। जब मैंने करा तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है कार्बनिक अम्ल, कार्बमिक अम्ल, कार्बमिक अम्ल बन गया। ठीक है भाई, कार्बनिक अम्ल बन गया, ओके नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद अब हम बात करें कार्बमिक अम्ल तो बन गया और एक अमोनिया बन गया, लेकिन जब हम पूरी तरह से हाइड्रोलाइसिस करा दें, पूरी तरह से, तो पूरी तरह से हम इसको अगर फिर दोबारा हाइड्रोलाइसिस करा दें तो इसको हम फिर दोबारा जल के साथ क्रिया करा दें, तो यहां से हम जल के साथ जैसे ही हम क्रिया कराएंगे तो यहां से ये NH3 अलग हो जाएगा और CO2 गैस अलग निकल जाएगी और NH3 अलग निकल जाएगा। जैसे ही हम जल के साथ कराएंगे तो NH2 एक हाइड्रोजन के साथ में NH3 अलग निकल जाएगा और CO2 गैस अलग निकल जाएगी और बचेगा H, तो वो OH के साथ में जल बना देगा। तो यहां पे आपको NH3 पहले भी मिल गया था, एक NH3, कितने NH3 मिल गए, 2 NH3, और साथ ही साथ NH2COO है जिसको कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। तो आपका जो आंसर है बी बॉम्बे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बनिक अम्ल और 2 अमोनिया, आंसर है बी बॉम्बे। ठीक है, याद रखो। तो याद रखना है यूरिया का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अमोनिया गैस के 2 अणु मिलेंगे और साथ ही साथ कार्बनिक अम्ल 1 बनेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन 13 पे आते हैं। हाँ भाई, अमीनो एसिड बेसिक इन नेचर, अमीनो एसिड अमीनो अम्ल कैसी प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का। सबसे पहले अमीनो अम्ल के बारे में जाना जाए, अमीनो अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। अमीनो अम्ल का जो फॉर्मूला है CH3H NH2 और COOH, ये होता है अमीनो अम्ल। ठीक है, ये अमीनो अम्ल है, COOH NH2 दोनों ही है। आप जानते हैं NH2 जो होता है वो बेसिक ग्रुप होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, और COOH होता है वो एसिडिक होता है, तो वो अम्लीय नेचर का होता है, दोनों क्षार और। तो अमीनो अम्ल के अंदर NH2 एक क्षारीय और अम्लीय दोनों, लेकिन NH2 और COOH कितने, एक एक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान रखो, अमीनो अम्ल में CH3 भी एज ए क्षार की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट का काम करता है। तो एक अम्ल है, 2 क्षार की तरह काम करता है, तो ये क्षारीय प्रकृति माना जाएगा। लेकिन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अमीनो समूह की संख्या अधिक कार्बोक्सिल संख्या गलत है, कार्बोक्सिल समूह की संख्या अमीनो संख्या से अधिक बिल्कुल गलत है। ये अमीनो कार्बोक्सिल संख्या पर निर्भर नहीं करता है, अमीनो कार्बोक्सिल समूह की संख्या बराबर, तो भाई बराबर है इसके अंदर। अमीनो अम्ल में कार्बोक्सिल और अमीनो ग्रुप क्या है, बराबर है। ठीक है, लेकिन बेसिक नेचर का है क्योंकि इसके अंदर 2 क्षारीय समूह है और एक आपका एसिडिक है। इसको हम क्षारीय तो नहीं बोल सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले हमेशा क्षार होते हैं और वो हमेशा कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, याद, तो आंसर है ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट फॉर्म एनहाइड्राइड, बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। देखो एनहाइड्राइड कौन नहीं बनाता, देखो एनहाइड्राइड बनाने के लिए आपको देखो एक पहले मैं सिंपल से एक एसिडिक एसिड ले लेता हूं। एसिडिक एसिड होता है CH3COOH और CH3COOH। हमने 2 अणु लिए, जैसे ही हम 2 अणु लेते हैं और क्रिया कराते हैं हमेशा इसके अंदर पानी निकल जाएगा। अब पानी निकल जाएगा तो CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 बनके तैयार हो जाएगा। ये रहेगा, H2O निकल गया तो COO ये आपस में जुड़ गए और इसी वाले ग्रुप को एनहाइड्राइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनहाइड्राइड। अब ये एनहाइड्राइड वाले तो सब बना रहे, देखो ब्यूटिक एसिड ब्यूटेन वाला बना लेगा आराम से, प्रोपेनोइक एसिड बिल्कुल बना लेगा क्योंकि 3 कार्बन है, एसिडिक एसिड इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, बना लेंगे। लेकिन फॉर्मिक एसिड में एक ही कार्बन है, ये नहीं बन पाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमेशा फॉर्मिक एसिड में जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं, इससे 2 मॉलिक्यूल को, तो ये क्या होता है, इन सब में सबसे अच्छा अम्ल फटाफट से क्या करता है, ये
इसमें CO2 गैस निकलना स्टार्ट हो जाती है। कौन सी गैस स्टार्ट हो जाती है? इसमें से CO2 गैस निकलना स्टार्ट हो जाती है और वाटर मॉलिक्यूल भी अलग हो जाता है। तो फॉर्मिक एसिड में से हमेशा याद रखें, जब भी हम इसको रिएक्शंस कराएंगे खुद के दो अणु से, दो मॉलिक्यूल से, तो हमेशा दो चीजों का फॉर्मेशन होता है, एक CO2 और एक H2। क्लियर है? बाकी सब एनहाइड्राइड बना सकते हैं लेकिन फॉर्मिक एसिड को छोड़कर। क्लियर है? तो इसमें हमेशा CO2 H2 निकलता है, इसलिए ये एनहाइड्राइड नहीं बनेगा। आंसर जी डेली करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 14 के बाद आएंगे 15 पर। यस, व्हाट आर द मेजर इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोसेस? भाई फर्मेंटेशन प्रोसेस करानी है तो आप जानते हैं सबसे पहला काम क्या होता है? एंजाइमेटिक। दो चीजें होती हैं फर्मेंटेशन कराने के लिए, या तो आपके पास एंजाइम हो या दूसरा चीज होता है शुगर हो। शुगर और एंजाइम, इन दोनों से हम काम कर सकते हैं, इनका फर्मेंटेशन किसी का भी करा सकते हैं। क्लियर है? कोई चीज को अगर पानी में रख दो तो वो जल्दी से जल्दी सड़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, शक्कर वाले पानी में रखोगे तो और जल्दी सड़ जाएगा। एंजाइम मिला दो, दूध है, दूध में दही मिला देंगे, सड़ जाएगा दूध। ठीक है, दही बनके तैयार हो जाएगा। तो दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना। ठीक है, और एंजाइम बनने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है, पर हम नाइट्रोजन नहीं लगाएंगे, याद रखना, ये भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात। तो यहाँ पे अपन किण्वन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण घटक जो है, मेजर इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, शुगर सॉल्यूशन। शुगर ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस को जल्दी करा सकता है। ठीक है ना? यहाँ पे अगर एंजाइम होता तो एंजाइम भी लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन एंजाइम नहीं है तो अपने पास करेक्ट आंसर शुगर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम आएंगे 16 पे। न्यूक्लिक एसिड की दोहराने वाली इकाइयां। भाई सिंपल क्वेश्चन है ये, तो भाई क्लास में लगातार पढ़ाया जाता है कि प्रोटीन हमेशा अमीनो अम्ल से बनते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल किससे बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है ये तो डायरेक्टली पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन, बायोकेमिस्ट्री का जैव रसायन का क्वेश्चन। ठीक है ना? और न्यूक्लियोटाइड्स आप जानते हो ये हमेशा क्या होते हैं? राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, है ना, इनसे मिलकर होते हैं। एसीटी आप जानते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इनसे होते हैं। और फॉस्फेट, इन तीनों चीजों से मिलकर क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। और न्यूक्लियोटाइड आपस में मिक्सिंग हो जाएंगे तो क्या बनते हैं भाई? न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल बनते हैं। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है, थ्योरी का क्वेश्चन। अगला 17 नंबर देखिए, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी हिंदी में, लेकिन इंग्लिश वाला सही दिया हुआ है। आप इंग्लिश वाला पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे एक ही फिल इन द ब्लैंक्स है, दो दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही दिया हुआ है। क्वेश्चन ही एरर थी, पीएटी के क्वेश्चन में ये दिक्कत आती है, सॉरी। तो आप इंग्लिश को प्रेफर करें। तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू, अब बताओ, दो नाविकों के बीच में, लेकिन कौन से नाविक पता नहीं है को, और दो परमाणुओं इन मॉलिक्यूल स्टैंड एज द बॉन्ड लेंथ। दो परमाणुओं के बीच की दूरी, जैसे NaCl, इसमें बॉन्ड बनना है तो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, सोडियम और क्लोरीन के नाविक के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो ये बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करेगी? तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये परमाणु जो है वो कैसे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, और डिस्टेंस बिटवीन, वो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, परमाणु, एक अणु में दो परमाणु, परमाणु कैसे होना चाहिए? समकक्ष, समकक्ष, संतुलन या संतुलन। देखो संतुलन कुछ नहीं होता है, समकक्ष होते हैं, समान कक्षा वाली चीज होती है। ठीक है ना? तो याद रखो, समकक्ष परमाणुओं के नाविकों के बीच की दूरी को दो दो जो परमाणु होंगे, दो परमाणु होंगे, दो परमाणु, अब वो दो परमाणु भी कैसे होना चाहिए? बंद, बॉन्डेड होना चाहिए, अस्थिर, अस्थिर या समकक्ष। तो देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे बात करें तो ये परमाणु भी समकक्ष हो और ये भी समकक्ष है, ये भी हो सकता है। संतुलन और बंद, कभी भी ध्यान रखो, संतुलित डिस्टेंस, अपन परमाणु के नाविकों के बीच की दूरी को यहाँ पे हम ये तो लगा नहीं सकते। समकक्ष, समकक्ष, हम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो सही करेक्ट आंसर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मिल रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दो परमाणु भी होना चाहिए, वो समकक्ष होना चाहिए, समान कक्षा में होना चाहिए, उनकी बीच की दूरी भी समकक्ष, एक दूसरे के नजदीक होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए, तभी हम वो बॉन्ड लेंथ के बारे में बता सकते हैं। तो करेक्ट इसका आंसर ए, हम बोल सकते हैं ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखो। यस,
ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बॉन्ड का क्वेश्चन, आयनिक बॉन्ड का क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए। चूज करेक्ट द स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोवैलेंसी इन द इलेक्ट्रोवैलेंट एटम। विद्युत संयोजक बंध में विद्युत संयोजकता के संबंध में कौन सा कथन सही है? आप बताइए, इलेक्ट्रोवैलेंट जो बॉन्ड बनता है संयोजकता, तो संयोजकता डिपेंड किस पे करती है? मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई परमाणु अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को विद्युत संयोजकता हम कह सकते हैं। तो ग्रहण करने वाले और देने वाले और लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या कह सकते हैं? संयोजकता बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी कह सकते हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा? आपको देखो, इलेक्ट्रॉन लब्धि की संख्या इंग्लिश में हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस बिल्कुल सही हो सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही हो सकता है, ये दोनों ही इसके करेक्ट हैं। साझा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं, साझा इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे। तो आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? बी बॉम्बे, ठीक है ना, बी बॉम्बे करेक्ट आंसर। देने वाले और लेने वाले, तो आंसर करेक्ट होगा बी बॉम्बे। क्लियर है? तो ये 18 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। क्लियर है? ये है। अब आगे मैथमेटिक्स का पेपर है जो सॉल्व करवाएंगे राघवेंद्र सर, वो आपको बहुत जल्दी सॉल्व कराने वाले हैं अगले टर्म। तो ये 18 क्वेश्चन आप केमिस्ट्री के विशेष ध्यान रखें, 18 क्वेश्चन पीएटी के इस तरीके से इस बार पूछे गए, और 2024 का क्या पैटर्न रहने वाला है वो आपको तरीके से बताया जाएगा, ठीक है ना। पिछले 5 पेपर का एनालाइज करेंगे, ठीक है ना, लेकिन हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तभी हम पीएटी के हर एक सेक्शन को अच्छे तरीके से हम कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू सो मच। आज की क्लास को यहीं ओवर करेंगे। थैंक यू।